प्रकार से अभी पवन खेड़ा पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरीके से प्रश्न के दायरे में जो जांच होम मिनिस्ट्री ने भी अपनी जारी की है, पब्लिश किया है, वह भी कहीं न कहीं पर किन किन बिंदुओं पर जांच की गई है, सोर्सेस से निकाल करके पब्लिश किया है, उसकी भी बात होनी चाहिए। किस एंगल से, दूसरी बात किस प्रकार से, किस सिस्टम से इस चीज को क्लियर कर दिया और एक ओपिनियन, एक ऑर्डर जारी कर दिया। सर, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उनकी जमानत, अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया, कैसे खारिज कर दिया? देखिए, जिस प्रकार से अभी पवन खेड़ा पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरीके से प्रश्न के दायरे में। जिस प्रकार से होम मिनिस्ट्री ने अपना क्लैरिफिकेशन जारी करके 3 पासपोर्ट जो कि इसके पहले पवन खेड़ा ने वहां के चीफ मिनिस्टर की वाइफ रिंकी बुयान शर्मा के नाम पर जो अरेस्ट हुआ था, उसके बारे में जो डिटेल्स प्रोवाइड किया था, भारत सरकार ने अपना क्लैरिफिकेशन जारी करके अभी बोला है, होम मिनिस्ट्री जो हमें जानकारी मिली इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है, ध्यान रखना क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, उसके आधार पर जिस प्रकार से बोला गया है कि इस प्रकार के कोई भी 3 जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की बात की पासपोर्ट की, नहीं पाए गए। मुझे लगता है कि यह जो जांच होम मिनिस्ट्री ने भी अपनी जारी की है, पब्लिश किया है, वह भी कहीं न कहीं पर किन किन बिंदुओं पर जांच की गई है, क्या जो एलिगेशंस और जिस आधार पर जिस रिसोर्सेज से पवन खेड़ा ने, क्योंकि वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रवक्ता है, उन्होंने जिस प्रकार से रिसोर्स के, जिस डॉक्यूमेंट्स के डॉक के आधार पर उस पेपर्स को रिसोर्सेज से निकाल करके पब्लिश किया है, उसकी भी बात होनी चाहिए। दूसरी बात, सरकार ने किस एंगल से, दूसरी बात किस प्रकार से, किस सिस्टम से इस चीज को क्लियर कर दिया और एक ओपिनियन, एक ऑर्डर जारी कर दिया कि इस प्रकार से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए गए। इसी के साथ में जो नेक्स्ट सवाल है कि जो अभी भारत सरकार ने अभी जारी की है, वह कहीं न कहीं पर यह भी हो सकता है कि कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो कुछ क्लैरिफिकेशन आ गई हो, और किस स्टेट की कमेटी की रिपोर्ट आई है, दूसरा किस स्टेट की कमेटी में कौन कौन मेंबर्स थे, क्या उसमें इस प्रकार से जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी बातें की गई हैं, उस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन, FSL रिपोर्ट, साथ में इसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट, क्या लैब में कोई किसी प्रकार से जांच कराई गई है, और साथ ही साथ में अब तक के जो अमीरात, मिस्र और एंटीगुआ, तीनों जो पासपोर्ट राज्य के, जिनके बारे में कंट्री, राज्य का मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना है, स्टेट बोला जाता है, वो कंट्री है, तो किन किन राज्यों के और उनके कितने कितने लोगों को भारत सरकार के द्वारा पासपोर्ट और इस तरह से वीजा जो पब्लिश किए जाते हैं, उसकी भी सूची इनको पूरे भारत देश की जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन को भी पूरे भारत देश के इस चीज को जानने का हक मिल चुका है कि वह इस जांच के बारे में और इस आरोप प्रत्यारोप के बारे में और इस तरीके की जो टेक्निकल रिपोर्ट, एग्जामिनेशन रिपोर्ट और साथ में जो विभिन्न प्रकार के भारत सरकार की इस तरह से अपना क्लैरिफिकेशन आ रहा है, उस क्लैरिफिकेशन के बारे में भी सबको पता होना आवश्यक है। जी सर, क्या पवन खेड़ा के पास कोई विकल्प है या नहीं? क्योंकि जिस तरीके से उनकी लगातार जमानत खारिज हो रही, कहीं ना कहीं ये मुद्दा आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, पवन खेड़ा के पास अभी बहुत सारे विकल्प हैं जी, और अभी वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अदालत है, भारत देश की सर्वोच्च अदालत है, और हमें यह पता है कि ऑनरेबल जस्टिस हमारे मध्य प्रदेश के जो JK महेश्वरी साहब है, वो इस बेंच की सुनवाई करेंगे, क्योंकि इसके पहले वो मैटर को सुन चुके हैं, जिसने उनके बेंच में जाएगा और यह सारी चीजों को इस तरह से उनको एक्सप्रेस किया जाएगा और समझा जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी यह मैटर उनके पास बेंच में जा चुका है, और उन्हें स्पष्ट कहा था कि पहले आपको ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि मेरिट के आधार पर मैटर नहीं डिसाइड था। यह ध्यान रखने का, यह डिसाइड था कि आपने जो वहां पर इसके पहले ट्रांजिट बेल के लिए आप तेलंगाना चले गए थे, तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, पहले आपको आसाम जाना चाहिए। तो ये सारी चीजों को लेकर के बातें हुई, अर्थात ज्यूडिक्शन की बात हुई, टाइटल ज्यूडिक्शन की बात हुई, स्टेट में आपने ट्रांजिट बेल की जो डिफिनेशन है उस पर बात हुई, पर यह बात नहीं हुई कि इनके ग्राउंड्स, किन किन ग्राउंड के आधार पर इनको जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अब इनके जो जमानत की बहुत सारी बातें हैं, जो पॉइंट्स बहुत सारे दिए गए हैं, वो 3 कंट्रीज के बारे में बोला गया था पवन खेड़ा के द्वारा, और वो 5 अगस्त को, ये 5 अप्रैल को जो एक सामूहिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस सामूहिक कॉन्फ्रेंस में इस चीज को बोला गया कि अमीरात, मिस्र और एंटीगुआ 3 पासपोर्ट कंट्रियों के पासपोर्ट इनकी वाइफ के नाम पर पाए गए।
आप भारत सरकार ये सारे पासपोर्टों को जारी करे पूरे देश के लिए, सबको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। दूसरी बात, जो भारत सरकार ने अभी रिपोर्ट अपनी पब्लिश करने की बात कह रही है या बात कर रही है, उसमें कौन कौन से लोग थे, क्या क्या एग्जामिनेशन किया गया है, क्या इन बिंदुओं पर, इन नंबरों पर जो पासपोर्ट की बात पवन खेड़ा ने पब्लिश किया है, जो सोशल मीडिया पर भी, मीडिया नेशनल और स्टेट सारी मीडिया में, उसके बारे में उन नंबरों के साथ में डिटेल भी प्रोवाइड करने की जरूरत है। तब सारी चीजों की सच्चाई भी सामने आएगी। और साथ में भारत देश में इस समय पर चुनाव के पहले और चुनाव जब हो जाता है और सरकारें जब बन जाती हैं, तो दोनों का, अर्थात किसी भी सरकार का जो वचन पत्र होता है उसकी बात उठा लीजिए, और जब सरकार बन जाती है तब की बात कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। और फिर वही याद आएगा हमको और आपको, आप सबको याद होगा, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, 2014 में हर जगह लोगों लगते थे। तो अब क्या महंगाई चली गई, वचन पत्र में भी लिखा था, क्या 15-15 लाख से वही सारी बातें आ जाएंगी, बार बार रिपीट हो रहा है। तो फिर ऐसे में भी डिफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो पब्लिक के साथ में कोई भी विभिन्न पार्टी, जो भी राजनेता आकर के जनता से वोट लेता है इन्फ्लुएंस करके और उसको अट्रैक्ट करता है, वही पॉइंट, और उसकी वजह से वो वोट देता है, और उसके बाद वो सरकारें मुकर जाए, बनकर सरकार बन के मुकर जाए, और संबंधित विधानसभा का विधायक या संबंधित कॉन्स्टिट्यूंसी का, लोकसभा का जो उसका पार्लियामेंट मेंबर एमपी है, और वो जाकर के उस पॉइंट को न रेज करे जिसके लिए हमने उसको वोट दिया था, तो वहां पर भी तो डिफॉर्मेशन होना चाहिए जी, वहां पर भी बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एलिगेशन लगना चाहिए। बहुत सारी बातें होती है, सब समय के साथ में आती रही। सर, जिस तरीके से पवन खेड़ा पूरी तरीके से घिर गए हैं, क्या कोई भी राजनेता या नेता बोलने से पहले अपने शब्दों का ध्यान रखेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो लगातार बढ़ता जा रहा, और पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दे में फंसाया जा रहा। मुझे देखिए, ये बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए तो उसकी सही एग्जामिनेशन होनी चाहिए जी, वो, इसमें कहीं कोई, यहाँ पर कोई गलत नहीं है। चाहे पवन खेड़ा की बात हो, चाहे बीजेपी की बात हो, या किसी आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी की बात हो, किसी के ऊपर यदि आप आरोप प्रत्यारोप लगाएं तो ये बुनियाद नहीं होनी चाहिए। और बुनियाद विहीन कागज और डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कहीं न कहीं पर आपको गलत रास्ते में ले जाते हैं। सवाल यह उठता है कि कोई भी व्यक्ति को, यदि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी व्यक्ति किसी पर एलिगेशन लगा रहा है, तो बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना सबूत के, बिना गवाह के नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट जाएंगे आप, निचली अदालत में जब इनका केस जाएगा, 1 मिनट में यदि ऐसी कोई बात है जो पवन खेड़ा कह रहे हैं और सही नहीं पाई जाती है, तो वो मैटर टिकेगा। और जो पवन खेड़ा कह रहे हैं वो सारी बातें सच पाई जाती हैं, तो वो पवन खेड़ा की जीत होगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है। पर मुझे लगता है कि पवन खेड़ा इतने बड़े नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो मुझे लगता है कि बिना छानबीन के डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने पेश नहीं किया होगा। अलग बात है कि सरकार से लड़ना किसी भी जनता के हित के लिए थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास सारे रिसोर्स होते हैं। अब यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स की बात जिसके बारे में सरकार ने पेश किया है, उसकी कोर्ट किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन मंगाती है, और ये कही जाती है बात कोर्ट में आकर के कि आप इन तीनों चीजों को, पेपर डॉक्यूमेंट्स जो कहे जा रहे हैं पवन खेड़ा के माध्यम से, इनका पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगवा लीजिए, बस हो गया, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सरकार भी ले आएगी, और उनका कितनी बार इस तरह से रिसोर्स कोर्ट से यूज किया गया, सब चीजें सच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, पूरे मामले में जांच करने के लिए क्या गिरफ्तारी जरूरी है? इस पूरे मामले में जो भी मुद्दा है, देखिए, कोई भी गिरफ्तार, कोई भी सरकार हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको गिरफ्तार करना किसी भी आरोपी व्यक्ति को आवश्यक जी। अब यहाँ पर जांच की जो बात कही जा रही है, तो जांच जो करना है पुलिस को करना है। दूसरी बात, कोई भी इंटरोगेशन की आवश्यकता आर्टिकल 21 का कंप्लीट वायलेशन, उसमें स्पष्ट लिखा गया कि यदि पुलिस को आवश्यकता नहीं है तो किसी व्यक्ति को क्यों अरेस्ट करेगी। अब अलग बात है कि किसी को आपको पीड़ित करना है, राजनीति करना है, कुछ और करना है, तो आप उसको इंटरोगेशन 4 साल कर लीजिए। जैसे आपने देखा उमर खालिद का केस है, और 4 बड़े बड़े उदाहरण आप देख लेंगे, अभी तक चार्जशीट भी नहीं फाइल हुई है, 4 साल 5 साल हो गया, बस जांच के नाम पर आप जांच चल रही है, ये जांच हो रही, वो जांच हो रही, ये सब होता रहेगा। पर यहाँ पर बहुत सारा बड़े सेक्शंस ऐसे नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि 420 है, कुछ उसके साथ में 467, 468 जो डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए होता है, ये मैंने आईपीसी की बात किया, इक्विवेलेंट वही सेक्शंस बीएनएस की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें तो आई हैं, पर यह सवाल जरूर है कि ये इनमें कितनी सच्चाई है और पुलिस किस तरह से
कितनी जरूरत पड़ती है पवन खेड़ा के साथ में। और मुझे पूरा विश्वास है कि पवन खेड़ा एक बड़े पॉलिटिकल लीडर है और पूरी तरीके से पुलिस को कोऑपरेट करेंगे। एफआईआर होना, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति के पास में होना, एक इस तरह से तैयार रहने की आवश्यकता। जब आप बोल रहे हैं तो यह भी तैयार होंगे आप कि किसी भी प्रकार से जो है तो ये गलत होता है तो हम क्या करेंगे, और सही होता है तब हम क्या करें। इतना तो प्लान आपके पास होगी ही। तो मुझे लगता है कितने भी पवन खेड़ा डर नहीं रहोगे, कोर्ट की प्रोसीडिंग को फॉलो कर रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाएगी और उसको किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में सब जम के और सब लोग, पूरे देश के लोग सच के साथ में लड़ेंगे। ठीक, थैंक यू। एक सवाल और था सर, एक सवाल और था कि इसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि कोई सामान्य मानहानि का केस नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि उसी राज्य के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पवन खेड़ा को मैं पेड़ा बनाऊंगा फिर पेलूंगा, इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के सामने उन्होंने बोला। दोनों केस के इंटेंशन थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें। देखिए, जिस तरीके से चाहे चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी है, इस प्रकार की जो भाषा, अमर्यादित भाषा यूज कर रहा है, ऐसे चीफ मिनिस्टर को तो मुझे लगता है कि पहले ऐसे खुद भी एफआईआर दर्ज करना चाहिए वहां की पुलिस को, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठते हैं और भारत देश के एक बड़ी गरिमा वाले पद में बैठे हैं। आपको इस तरह से जो शब्द आपने बोला है उसकी मैं ऑन रिकॉर्ड मीडियम बात कर रहा हूँ, ध्यान रखें। और इस तरह से जो भाषा, अमर्यादित भाषा और इस तरह से अब्यूज किया जा रहा है, मुझे लगता है कि सबसे पहले पुलिस को तो ऐसे व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करके और ऐसे अयोग्य व्यक्ति को, बीजेपी को कभी आगे भी नहीं बढ़ाना चाहिए जो इस तरह से अब्यूज करता हो, गालियां देता हो खुलेआम, महिलाओं को, लड़कों को, बच्चों को, किसी को भी नहीं। राजनीति होती है कि लेवल से आप मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, यह नहीं लड़ाई लड़ते हैं किसी को व्यक्तिगत आप गाली देंगे। इसके लिए आपको भारत देश का न पैसा लगाया जाता है, न भारत देश के जनता का पैसा आपके लिए इसके लिए दिया गया कि आप लाखों सिक्योरिटी जहां जाए, हेलीकॉप्टर, जहाज, हेलीपैड सब आपके लिए बुक है। जनता हमारा, आपका ही तो पैसा जा रहा है, वो यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में आपका जो दूसरा प्रश्न है, इसी के साथ जिस प्रकार से चीफ मिनिस्टर स्टेट का, कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे सामान्य राज्य हो, इस समय पर 30 राज्य जो भारत देश के हैं, सबके स्टेट के चीफ मिनिस्टर लगभग ऑलमोस्ट वो अपने डीजीपी को जो डायरेक्ट करते हैं और वो उसके डायरेक्शन से ही पुलिस एफआईआर करती है, क्योंकि बड़ा मसला। अब उन्होंने यह बोला है कि हम पवन खेड़ा को ये बना देंगे, वो बना देंगे, क्योंकि उनके पास मैकेनिज्म सिस्टम वो कर सकते हैं। और कोई भी चीफ मिनिस्टर तब तक बना रहता है जब तक कोई नया चीफ मिनिस्टर चुनाव के बाद ओथ शपथ नहीं ले लेता है। अलग बात है आचार संहिता लगी हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, पर आचार संहिता के लगे रहने पर भी बीजेपी पूरे मैकेनिज्म सिस्टम का अपने भरपूर उपयोग कर लेती है और दुरुपयोग भी उतर से कई मल्टीपल टाइम कर लेती है। आपने देखा होगा किस प्रकार से मिसयूज किया गया इलेक्शन में, अभी तो हमने बहुत सारे सोशल मीडिया के वीडियोस भी देखे। तो इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि उनके ऊपर धाराएं पवन खेड़ा के ऊपर ज्यादा बढ़ा दी गई हो। साथ ही साथ में हमारे बहुत सारे दोस्तों ने भी इस बात को डिस्कस किया है और वो बात सच भी मुझे लगी कि यह मैटर 5 अप्रैल का है। आज जो डेट है करंट में, आज की डेट 23-24 तारीख हो गई अप्रैल की, लगभग 20 दिनों तक यह मामला शांत था। जो भी किया पवन खेड़ा ने, ट्रायल किया, यहाँ वहां एफआईआर हुई है और उसके साथ में वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। पर सवाल यह भी उठ रहा है कि सरकार अभी तक शांत थी और कल से एकाएक मामला तुल पकड़ा है। तो क्या सरकार ने जब कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई तो उस समय पर उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में किन किन लोगों का नाम दिया था, किस प्रकार से एजेंसी ने अपना रिपोर्ट जारी किया है, और होम मिनिस्ट्री ने किस रिपोर्ट की बात करके आज की है कि ये कब की उन्होंने पब्लिसिटी दे दी है कि जो रिंकी भुयान शर्मा उनका कोई पासपोर्ट नहीं है। ये हो सकता है कि कांग्रेस में जब ये थे तब का हो, उसके पहले का हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि पासपोर्ट उनका तब की बात बोली जा रही है जब बहुत पहले नहीं बनाया गया हो। तो ये सब चीजों के क्लैरिफिकेशन की जरूरत होगी इसमें, और कोई भी केस है तो उसको प्रॉपर तरीके से कोर्ट खुद भी एग्जामिनेशन करेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पर पवन खेड़ा का जो स्टेटमेंट था, मुझे लगता है कि पूरे देश की गरिमा के लिए है, गरिमा का विषय नहीं है और डिफेम का है, और उसमें अब्यूज होना चाहिए, साथ में उसमें एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए, और ऐसे चीफ मिनिस्टरों को भारत देश में कोई जगह भी नहीं देनी चाहिए। तो इस तरीके से आप राजनीति कर रहे हो, ये गाली गलौज कहां से आपने सीख लिया है? ये तो मुझे लगता है कि अशोभनीय भाषा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है मीडिया से। जी।